तो इसमें आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पेडिग्री एनालिसिस या फिर वंशावली विश्लेषण। ठीक है, जब अपन वंशावली विश्लेषण पढ़ते हैं तो इसमें अपन ये देखते हैं कि कैसे मानव में नियंत्रित संक्रमण संभव नहीं है। ठीक है, मतलब हम नियंत्रित नहीं कर सकते संक्रमण को, संक्रमण तो होना ही होना है ना। हमें पता नहीं है कि इसके अंदर कौन से बीमारी है और इसकी जो वाइफ होगी उसके अंदर कौन सी बीमारी है, तो हम जो है पता नहीं लगा सकते किसी भी प्रकार की। ठीक है, तो अगर हमें पता होता, पर हम अब प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे, दोनों में हीमोफीलिया देख रहे हैं, हीमोफीलिया का टेस्ट करा रहे हैं। ठीक है, वैसे लेकिन जो है संभव नहीं है नियंत्रित करना कि तुम जो है इससे शादी करो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, है ना। वो अभी भी किससे काम चल रहा है, वो मिला रहे हैं, तुमने ज्योतिषी देखे होंगे जो गुड़ मिला रहे हैं, देखे हैं तुमने, है ना, हस्तरेखा, पर वो अंदर से जीन्स नहीं देख पा रहे, उनकी बीमारियां नहीं देख पा रहे। तो इसलिए विशेष लक्षण की वंशागति के संबंध में वंश की इतिहास के अध्ययन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो हम इसमें हम क्या अध्ययन करेंगे कि कैसे जो बीमारी है वो पूर्वजों से कैसे बच्चों में पहुंच रही है। ये अपन इसमें देखेंगे कि कैसे पूर्वजों की बीमारी बच्चों में पहुंच रही है। ठीक है, तो ये हम स्टडी करेंगे, पूरा अध्ययन करेंगे, और इसके लिए इसी को ही अपन कहते हैं वंशावली विश्लेषण। कई पीढ़ियों तक जारी लक्षणों के ऐसे विश्लेषण की वंशावली को ही क्या कहा जाता है, पेडिग्री एनालिसिस या फिर वंशावली विश्लेषण। ठीक है, तो वंशावली विश्लेषण क्या होता है कि लक्षणों के माध्यम से स्टडी करना, अध्ययन करना बीमारी को। ठीक है, किसमें, पूर्वजों से बच्चों में जो लक्षण आ रहे हैं, जो बीमारी आ रही है, उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाया जाएगा, पेडिग्री एनालिसिस या फिर वंशावली विश्लेषण। अब इसको स्टडी करना है तो हमें एक पेड़ बनाना पड़ेगा। इसका वंश इतिहास को चार्ट को में प्रदर्शित किया जाता है। इसमें हम चार्ट का सहारा लेंगे। ठीक है, उसको दिखाने के लिए चार्ट का सहारा लिया जाएगा, और चार्ट जो होगा वो पेड़ जैसा होगा, इसलिए उसको कहते हैं फैमिली ट्री या फिर वंश वृक्ष। ठीक है, इसको समझने के लिए हम जो है वंश वृक्ष का सहारा लेंगे ताकि हम समझ सकें अच्छे से। ठीक है, वंश वृक्ष कहाँ है, ठीक है, ये देखो, ये वंश वृक्ष और बढ़ता चला जाएगा। तो वंश वृक्ष जो है उसका सहारा लिया जाता है। जैसे एक टहनी होती है, एक बड़ा पेड़ होता है, पेड़ से टहनियाँ निकलती हैं, फिर टहनियों से और टहनियाँ निकलती हैं, फिर टहनियों से पत्तियाँ निकलती हैं। वैसे ही जो है पूर्वजों के बच्चे हुए, फिर बच्चों के बच्चे हुए, तो पूरा एक जो है वृक्ष टाइप का बन जाता है। इसको कहा जाता है वंश वृक्ष। ठीक है, फैमिली ट्री या वंश वृक्ष। इस चार्ट के थ्रू, इस चार्ट के माध्यम से आप जो है बीमारी को समझ सकते हो। किसको समझ सकते हो, बीमारी को समझ सकते हो। ठीक है, क्लियर है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसमें आप ये देख पा रहे होगे, ये बस कुछ नहीं है, ये आपको बस याद करना है। ये मेल जो होता है उसके लिए चौकोर इस्तेमाल किया जाएगा और फीमेल के लिए गोल इस्तेमाल किया जाएगा। मेल के लिए चौकोर स्क्वायर और फीमेल के लिए गोल। और अगर मेल और फीमेल कुछ भी पता नहीं है कि क्या है, तो उसके लिए अपन जो है टेढ़ा कर देंगे बॉक्स को, मेल वाले को। ठीक है, तो ये डायमंड शेप का आ जाएगा, है ना। तो ये जो है, इसमें ये तब होगा जब समझ में नहीं आ रहा कि ये नर है या ये नारी है, तब ऐसा बना दिया जाएगा उसके लिए। और अगर प्रभावित होगा तो उसको भर देना है। अगर मेल प्रभावित है तो उसको अपन भर देंगे, अगर फीमेल मादा प्रभावित तो उसको भर दिया जाएगा। और जब इनकी शादी कराई जाएगी नर और मादा की, तो उसको एक डंडे से दर्शाया जाएगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि नर और मादा की क्या हो रही है, इनके बीच में रिलेशन है, संबंध है। ठीक है, और उनकी शादी हो चुकी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन अगर जो है नर और जो है मादा के बीच में, ठीक है, जो है एक जो रिश्ता है वो तो है ही, शादी का रिश्ता हो गया, और एक और पहले से ही एक भाई बहन का रिश्ता हो सकता है, कजन भाई बहन का अगर रिश्ता निकलता है तो एक और डंडा आ जाएगा।
ठीक है। तो इसे कहते हैं कि रिलेटिव्स के बीच में मैरिज, यानी रिश्तेदारों के बीच में मैथुन, ठीक है। अगर ऐसा जो है समरक्त मैथुन अगर होता है, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। अब आप ये देखोगे कि पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान में अगर आप देखोगे, अभी 2-3 दिन पहले ही न्यूज़ आई है कि जो जेनेटिक बीमारी हैं उनका खतरा बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा जो है ना खतरा बढ़ गया। जेनेटिक बीमारियां बहुत ज़्यादा कहाँ है, पाकिस्तान में या इंडिया में? पाकिस्तान में। रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पर रिश्तेदारों के बीच में क्या हो जाता है, मैथुन हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। तो अब जो है, ठीक है, संतति नीचे और रोग से प्रभावित, और ये 5 प्रभावहीन संतति, कहने का मतलब ये है, ये दोनों जनक हैं, पेरेंट्स हैं, एक नर है, ये मादा है, इन दोनों के बीच में शादी हुई। अब ये शादी जो है ये रिश्तेदारों के बीच में नहीं हुई है तो एक ही डंडा आएगा, अगर रिश्तेदारों के बीच में होती तो 2 डंडा आता। उसके बाद नर और मादा के बीच में शादी हुई और इनके 2 बच्चे हुए, एक बच्चा जो है मादा है और दूसरा बच्चा नर है। तो ये बताया जा रहा है, इसमें ये बताया जा रहा है कि नर और मादा के बीच शादी हुई, एक ही बच्चा पैदा हुआ और वो जो बच्चा है वो प्रभावित है, और वो जो बच्चा है वो नर है। तो यहाँ पर नर पैदा हुआ है वो भी प्रभावित, जो बच्चा पैदा हुआ है प्रभावित बच्चा पैदा हुआ है। और अगर 5 बच्चे पैदा हुए हों और एक जैसे हुए हो, 5 बच्चे पैदा हुए हों और जो है, तो हम उसको डायरेक्ट ऐसे 5 बनाने से अच्छा है लंबा बन जाएगा, एक डब्बा बनाते हैं उस पर 5 लिख देते हैं। तो ये प्रभावहीन बच्चे हैं। अगर पाँचों के पाँचों को प्रभाव हो गया, पाँचों एक जैसे बच्चे हैं, या तो पाँचों को कुछ नहीं हुआ या पाँचों को बहुत कुछ हो गया। अगर बहुत कुछ हो गया मतलब पाँचों ही के पाँचों ही प्रभावित है, तो हम उसको बॉक्स को भर देंगे, बॉक्स को क्या कर देंगे, भर देंगे, ठीक है, बॉक्स को भर दिया जाएगा। और अगर 5 प्रभावित नहीं है तो उसको खाली रखा जाएगा, डब्बा बना के 5 लिख दिया जाएगा। तो ये 5 एक जैसे बच्चे अगर हुए हैं, 5 एक जैसे बच्चे अगर होते हैं तो उसको 5 से संबोधित या दर्शा दिया जाएगा। किससे दर्शा दिया जाएगा? 5 से। क्लियर है, ये वाली बात समझ में आ गई। तो ये सिंबल होते हैं पेडिग्री एनालिसिस के। अब आपके एनसीईआरटी में ये यहीं तक ही है, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में से यहीं तक ही बताया गया है कि अगर, और ये इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है कि बताओ इसमें क्या हुआ है, ये क्या दर्शा रहा है। तो आप बोलोगे प्रभावित व्यक्ति, क्या बता दर्शा रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या दर्शाया जा रहा है, तो यहाँ पर ये दर्शाया जा रहा है, ऑप्शन में आपको मिलेगा नर और मादा का जो है मैथुन हुआ और एक वैसा बच्चा पैदा हुआ है जिसको रोग है, ऐसा नर बच्चा पैदा हुआ है जिसको रोग है। या फिर एक और ऑप्शन में होगा कि मादा बच्चा हुआ है जिसको रोग है, तो आप बोलोगे नर बच्चा पैदा हुआ है जिसको रोग है। तो ये सिंपल क्वेश्चन इस पर आ जाते हैं और ये टॉपिक खत्म हो जाता है। लेकिन और जो है डिटेल क्वेश्चन पर भी इस पर आते हैं, ठीक है। तो अब हम जो है क्या पढ़ने वाले हैं, सहलग्नता और पुनर्योजन, ठीक है। 2 चीजें पढ़ने वाले हैं, एक सहलग्नता और पुनर्योजन। क्या होता है सहलग्नता और पुनर्योजन, ठीक है। अगर सहलग्नता होगी तो पुनर्योजन नहीं होगा, जहां पर कमिटमेंट होगी वहां पर लॉयल्टी रहेगी, लिंकेज रहेगा, और जहां पर लॉयल्टी नहीं रहेगी वहां पर जो है चेंज कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? चेंज। तो लॉयल्टी यानी लिंकेज यानी सहलग्नता। अगर कोई लॉयल है अपने रिलेशन में तो वो कहलाया जाएगा लिंकेज है, उसका रिलेशन है। और अगर जो है लॉयल नहीं है अपने रिलेशन में तो वो दूसरों के साथ नए कॉम्बिनेशन, नए संबंध बनाएगा, उसको कहेंगे रिकॉम्बिनेशन या फिर पुनर्योजन। समझ में आ गया। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? 2 जीन्स की। किसकी बात हो रही है? 2 गुणसूत्रों में 2 जीन्स हैं। गुणसूत्रों में कितनी जीन है? और वो जो 2 जीन है उनके बीच में अगर सहलग्नता है तो वो कभी भी अब दूर नहीं होंगी। क्या नहीं होंगी? कभी भी दूर नहीं होंगी। इसी को कहा जाता है सहलग्नता या लिंकेज। ये कहाँ पर मौजूद है? गुणसूत्र में। कहाँ पर मौजूद है? गुणसूत्र में मौजूद है। तो ये दोनों आपस में लिंक्ड रहेंगे, संलग्न रहेंगे, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है गुणसूत्रों पर 2 या अधिक जीनों का भौतिकीय संबंध है। कैसा संबंध है? भौतिकीय संबंध है, यानी फिजिकल रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना भाई। यह स्वतंत्र, कहने का मतलब ये है कि ये एक दूसरे को छोड़ती नहीं है जीन्स। क्या करनी करती? ये है ना, जीन्स एक दूसरे को छोड़ती नहीं है, इनके बीच में रिलेशन है, लॉयल है ये जीन्स। क्या है? ये लॉयल है। तो ये
कभी भी स्वतंत्र नहीं रहेंगी, स्वतंत्र अकेले नहीं रहेंगी। ठीक है भाई, जो रिलेशनशिप में होगा वो अकेले क्यों घूमेगा, तो ये यही वाली बात है, वो साथ में ही रहेंगे हमेशा, तो स्वतंत्र नहीं दर्शाते, स्वतंत्रता नहीं दर्शाते। दूसरा, जो कैसे हैं, जिनके बीच में डिस्टेंट रिलेशनशिप है, जो दूर होते हैं, क्या होते हैं, जो दूर रहते हैं, ऐसे रिलेशनशिप जो दूर रहते हैं, समझ रहे हो बात को, तो वहां पर पुनर्योजन की संभावना क्या होती है, ज्यादा होती है। दूरियां बढ़ती हैं तो पुनर्योजन की संभावनाएं भी ज्यादा बढ़ती हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना भाई, क्लियर है। तो ये आपको याद रखना, पुनर्योजन यानी क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन। क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन यानी क्या होता है, गुणसूत्र में दो जीन है लेकिन दूर दूर हैं, क्या है दोनों, तो उनमें सहलग्नता घटती जाती है, यानी और क्या बढ़ता जाता है, पुनर्योजन। आपको दो रिलेशन है, दो यहाँ पर कपल है, एक कपल जो आपको देखने को मिल रहा है, एक कपल जो बिल्कुल साथ में रह रहा है, आमने सामने, बिल्कुल बिल्कुल आमने सामने रह रहा है, दूरबीन से देखा जा रहा है बकायदा। ठीक है, कोई क्या एक्टिविटी को कोई अब इस केस में कोई भी पुनर्योजन कर सकता है क्या, इस केस में पुनर्योजन की संभावनाएं, इस केस में पुनर्योजन की संभावनाएं बहुत घट जाती हैं, समझ रहे हो। बिल्कुल सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा मिल गया तो उस केस में क्या नहीं होगा, उस केस में लॉयलिटी देखने को मिलेगी और संलग्नता देखने को मिलेगी, थोड़ा डर रहेगा कि भाई, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर दूसरा केस जो है दूरियां बढ़ गई हैं, दूरियां बढ़ गई हैं, दोनों अलग अलग शहर में रह रहे हैं, या शहर एक है लेकिन दूरियां बहुत हैं, बीच में 10-10 किलोमीटर का गैप है। आई बात समझ में, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, है ना, पुनर्योजन। तो इस केस में जो है क्या होगा, दो जीन के बीच में क्या होगा, स्वतंत्र रहेंगे वो, और हो सकता है कि क्या करवा दे वो, क्रॉसिंग ओवर भी करवा सकते हैं। क्या करा सकते हैं, क्रॉसिंग ओवर भी करा सकते हैं। इसका मतलब जो है, हो सकता है वो दूसरी जीन के साथ भी जा सकते हैं। आई बात समझ में, ये हो सकता है जो रिलेशनशिप में है, हो सकता है कि पास में कोई उसको और मिल जाए, आई बात समझ में, तो वो उसके साथ जा सकता है, वो उसके साथ जीन्स जा सकती है, किसमें गैमीट में, युग्मकों में, किसमें चली जाएगी, गैमीट में या युग्मकों में चली जाएगी वो। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने देखा होगा कि अक्सर आपको ये देखने को मिलता होगा, क्या देखने को मिलता है ना, तो तुमने ये देखा होगा, दो गुण, मैंने आपको बताया था ये दो गुणसूत्र होते हैं। क्या, कितने गुणसूत्र होते हैं, दो गुणसूत्र होते हैं। अब ठीक है, ये एक गुणसूत्र है, एक ये गुणसूत्र है, उसकी ये सिस्टर क्रोमेटेड है, यानी एक गुणसूत्र के अंदर दो अर्ध गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटेड कहते हैं उसे। तो उनके बीच में क्या हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। क्या हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, और क्रॉसिंग ओवर होने के चक्कर में, नए नए कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको लिंकेज। देखो, अगर कोई लिंकेज है, ये देखो, ये गुणसूत्र है, क्या है ये गुणसूत्र दिख रहा है सबको, ठीक है, ये गुणसूत्र है, दिख गया गुणसूत्र, ठीक है। अब ये जो गुणसूत्र आपको देखने को मिल रहा है, ये मान के चलो ये गुणसूत्र है, और यहाँ पर कोई जीन है, ठीक है, ये मैं एक ही बना रहा हूँ यहाँ पर, ये देखो, यहाँ पर कोई जीन है, इस जगह पर ए और बी, ये आपस में जो दो जीन है आपस में बिल्कुल चिपकी हुई हैं, बिल्कुल क्या है, इनमें कोई गैप नहीं है, इनका अंदर कोई गैप नहीं है। जब इनके अंदर कोई गैप नहीं है, तो जब ये किसी गैमीट में जाएंगी, मान के चलो शुक्राणु में जा रही हैं, किस में जा रही हैं, शुक्राणु में जा रही हैं, तो ये साथ साथ ही जाएंगी। क्या जाएंगी, ये पूरा गुणसूत्र जाएगा और गुणसूत्र के साथ साथ ये जीन भी चली जाएंगी। समझ में आ गया। इसको अपन क्या कहते हैं, सहलग्नता। क्या कहते हैं इसे, सहलग्नता। की क्या ये जब जब क्या होता है, गुणसूत्र अलग हो जाते हैं,
कई बार जीन भी अलग हो जाती है, तो ये उसी के साथ गई या नहीं गई? एंड तक जो शुक्राणु के साथ जो थी वो कौन सी गई? ए और बी गई, ठीक है। लेकिन अब केस क्या पढ़ा रहे हैं? पुनर्योजन। पुनर्योजन में क्या हो जाता है कि ये एक गुणसूत्र है। क्या है? ये एक गुणसूत्र है, ठीक है। ये आपने देखा होगा, गुणसूत्र दो में विभाजन हो जाता है। गुणसूत्र किस में विभाजन हो जाता है? दो में। इधर देखो, ठीक है। ये भी ये एक गुणसूत्र हो गया, ऐसे ही दिखाते हैं ना गुणसूत्र को, और एक ये गुणसूत्र हो गया। अब इसमें हुआ क्या कि इन दोनों के बीच में दूरियां ज्यादा है। ये बैठा है ए, क्या बैठा है? ये ए बैठा है। ये वाला क्या बैठा है? बी। ये वाला कौन बैठा है? बी बैठा है। तो क्या दूरियां हैं या नहीं है? दूरियां हैं। और यहां पर अगर आप देखोगे, इसके याला है ए और इधर है बी, ठीक है। अब हुआ क्या? अब इनका क्या बनना है? इधर देखना भाई, इनसे क्या बनना है? शुक्राणु। जब ये शुक्राणु में क्या हो जाते हैं, दोनों अलग अलग चले जाते हैं। अब हुआ क्या कि इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो गई। क्या हो गई? इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो गई। क्रॉसिंग ओवर जब हुई तो क्या हुआ? इधर देखो, जब इनमें क्रॉसिंग ओवर हुई तो ये नीचे से क्रॉसिंग ओवर हुई है, इधर देखो ये, ठीक है। अब देखो पास आते जा रहे हैं। क्या आते जा रहे हैं? पहले दूरियां थी, अब और पास आ गए, फिर और पास आ गए, और फिर और पास आ गए, ठीक है। तो ये देखो पास इतना आ गए, और इन्होंने क्या कर दिया? एक्सचेंज कर दिया। क्या कर दिया? एक्सचेंज। ये दो पार्टनर थे, एक ये दो पार्टनर थे, ये वाला ये पार्टनर ले गया, तो इसके पास ये बचा, ये वाला ये पार्टनर ले गया। आई बात समझ में? तो ये हो गई क्रॉसिंग ओवर। क्या हो गई ये तब होता है जब दूरियां बढ़ती हैं। ये कब होता है? जब दूरियां बढ़ती हैं। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना भाई। तो यहां पर हुआ क्या? ए वाला जो था, यहां पर ए का ए ही रहा, लेकिन इसके साथ कौन हो गया? इसके साथ ये कौन सा था? ये बी इधर आ गया। ये क्या है? ये क्या है? ए ये रहा, और ये क्या है? स्मॉल बी। अब बाद में हमने देखा, जब बाद में हमने देखा तो क्या हो गया? ये देखो, ये बाद में हमने देखा तो ये क्या हो गया? कैपिटल ए। क्या है यहां पर? कैपिटल ए, और इधर क्या है? ये कैपिटल ए, और ये क्या है इधर? कैपिटल ए के साथ कौन सी आ गई? स्मॉल बी। कौन आ गई? और ये किस, ये वाली को उसके साथ ये कौन आ गया? स्मॉल ए के साथ कौन चली गई? कैपिटल बी चली गई। और जब इनका शुक्राणु, जब इनके शुक्राणु में जाएंगे तो एक शुक्राणु में ये चला गया, एक शुक्राणु में ये चला गया, और दूसरे शुक्राणु में ये चला गया, ठीक है। तो दो दो अलग अलग, तो ये अलग अलग हो गए। क्या हो गए? ये अलग अलग। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं? तो ये होता है रिकॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं इसे? रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर हमें ऐसा, यहाँ पर हमें ए और बी मिल रहा है। कैसा मिल रहा है? ए और बी। यहाँ पर मान के चलो एक और गुणसूत्र है, ये है इसमें, ठीक है। तो उसमें भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नहीं होगा। देखो यहाँ पर भी हम वैसा ही बनाएंगे, क्योंकि गुणसूत्र आपने कभी देखा होगा तो ऐसा ही बना हुआ देखा होगा। ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था? यहाँ पर क्या है? इधर देखो, यहाँ पर ए और बी है। क्या है यहाँ पर? ए, और इधर क्या है? बी। बिल्कुल आपस में दो जिसमें एक जान हो रहे हैं, ठीक है। समझ लो बात को? तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये ए और बी है, तो अब बिल्कुल भी क्या नहीं दे देंगे, धोखा तो बिल्कुल देंगे नहीं, बिल्कुल आपस में चुपके रहेंगे। और यहाँ पर क्या है? स्मॉल ए और स्मॉल बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी। समझ लो बात को? तो एक गुणसूत्र इधर आ जाएगा, तो ऐसा शुक्राणु कैसा बनेगा?
कुछ इस तरीके का। ये गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र है, उसमें क्या चला जाएगा बताओ, क्या चला जाएगा, स्मॉल ए और कैपिटल ए और कैपिटल ए और कैपिटल बी। समझ में आया, कैपिटल ए और कैपिटल बी। और इस वाले शुक्राणु में ये इधर इस शुक्राणु में चला गया, क्या हो गया, स्मॉल ए और बना लो उसको। यहां पर क्या हो गया बताओ, इन दोनों की जो दूरियां होती हैं ये जो है मैप यूनिट में दिखाई जाती हैं। किस में दिखाई जाती हैं, मैप यूनिट में दर्शाई जाती हैं, मैप यूनिट। अभी बता रहा हूं मैं उसको, ठीक है। तो इधर देख लो, इसमें बताओ कौन सा गुणसूत्र जाएगा, इसमें जीन कौन सी जाएंगी, इसमें जरा बताओ, स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो ये आपको दिखा के आना है, जब भी लिंकेज बताओ तो ये बताना ये दोनों कैपिटल ए और कैपिटल बी यहाँ पर क्या है, लिंक्ड जीन है। कैसी जीन है यहाँ पर, लिंक्ड जीन है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कैपिटल ए और स्मॉल ए जो है ये इनके बीच में क्या है, इनमें क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है, क्या है, दूरियां ज्यादा है। क्या ज्यादा है, दूरियां ज्यादा होने के चक्कर में, ठीक है, दूरियां ज्यादा होने के चक्कर में इनमें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, पुनर्योजन हो रहा है। क्या हो रहा है, इनमें रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, पुनर्योजन हो रहे हैं आपस में। दूरियां ज्यादा है तो दोबारा से क्या बन रहे हैं, नए जोड़े बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, नए जोड़े बन रहे हैं। तो ये पुनर्योजन हो रहा है, इसे कहते हैं पुनर्योजन या रिकॉम्बिनेशन। तो पुनर्योजन हो रहा है, ठीक है भाई, क्लियर है। इसको लिख लो, बना लो जल्दी जल्दी। यार देखो अब सुनो, यहां पर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अब सुनो, संलग्नता और पुनर्योजन, रिकॉम्बिनेशन, समझ में आ गया वाला। तो क्रॉसिंग ओवर यहां पर हुई क्या, क्या यहाँ पर संलग्नता के में क्रॉसिंग ओवर हुई, क्या नहीं हुई। और यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुई है, क्यों, क्योंकि संलग्नता नहीं है। तो जहां संलग्नता होगी, आपस में जुड़ाव होगा, आपस में लॉयलिटी होगी, भरोसा होगा, तो वहां कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, आपस में पार्टनर एक्सचेंज नहीं होंगे, जीन्स एक्सचेंज नहीं होंगे। और जहां पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, दूरियां ज्यादा है, क्या है, दूरियां ज्यादा है, तो पार्टनर क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। इसी को कहते हैं पुनर्योजन, रिकॉम्बिनेशन, कुछ नए की चाह, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना भाई। मान के चलो यार, देखो क्वेश्चन इस पर कैसे आते हैं, नीट के क्वेश्चन कैसे आते हैं जरा समझना। देखो जैसे वो ये क्वेश्चन पूछता है कि ये दो जीन है, ये 3 गुणसूत्र बता देगा। वो कितने गुणसूत्र बनाएगा, 3 गुणसूत्र बनाएगा। गुणसूत्रों में होती है जीन, गुणसूत्रों में क्या होती है, जीन। तो यहाँ पर 2 जीन दिखाएगा, ए, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है और ये थर्ड केस है, ठीक है। तो इसमें ये फर्स्ट केस है, इसमें बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं। दूसरा ये ए है, यहाँ पर क्या है, बी है, मतलब गली दूसरी हो गई, गली क्या हो गई, दूसरी हो गई। और यहाँ पर जो है शहरी बदल गया। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पर किसकी कौन किस में, यहाँ पर बताओ संलग्नता कहाँ ज्यादा है और पुनर्योजन कहाँ ज्यादा है। संलग्नता और पुनर्योजन पूछेगा वो, तो संलग्नता पूछेगा, संलग्नता कहाँ ज्यादा है। संलग्नता जो है सबसे ज्यादा किसमें होगी, पहले वाले में, फिर उससे कम दूसरे वाले में, और सबसे कम किसमें होगी, तीसरे वाले में। तो संलग्नता कुछ इस तरीके दिखाएगा। जबकि पुनर्योजन किसका, पुनर्योजन, पुनर्योजन जो होगा, पुनर्योजन देखो यानी रिकॉम्बिनेशन, यानी रिकॉम्बिनेशन। पुनर्योजन कैसा आएगा, यहां पर पुनर्योजन कैसे आएगा बताओ। पुनर्योजन की संभावना तब ज्यादा होगी जब बिल्कुल बिल्कुल ही दूर है, शहरी अलग अलग है, तो उनकी ज्यादा संभावना होगी। फिर जो गलियां दूर होंगी तो उनकी और जो है, उनकी जो है
संलग्न पुनर्योजन की जो संभावना होगी वो घट जाएगी। लेकिन सबसे कम जो लेट सबसे दूर आएगा, सबसे यहाँ पर संलग्नता यहाँ पर पुनर्योजन योजन होना बहुत मुश्किल है, बहुत कम केस में ही यहाँ पर पुनर्योजन होगा। आई बात समझ में? कई बार ऐसा भी हो जाता है लेकिन बहुत कम, ठीक है, बहुत कम। अरे तुम तो बिल्कुल पीछे ही पड़ गए हो, तुम तो बहुत पीछे ही पड़ गए हो बिल्कुल। यार देखो भाई, तुम्हारे समझ गए? तो ये यहाँ पर भी हो सकता है लेकिन बहुत कम संभावना है, यहाँ पर भी हो सकता है लेकिन संभावना बहुत ही कम है कि शक ही हो, तुम बहुत ज्यादा शक करते हो। आई बात समझ में? तो उस केस में भी पुनर्योजन हो सकता है, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है अगर मैं बात करूं, मॉर्गन ने लिंक संलग्नता जीनों का अध्ययन करने के लिए ड्रोसोफिला में कई द्विसंकर क्रॉस किए। तो कहने का मतलब यहाँ पर हुआ क्या? यार देखो, एक और यहाँ पर समझो, पहले तो मान के चलो, एक पहले वो समझने से पहले एक और टॉपिक समझो जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन उस पर क्वेश्चन आएगा, ठीक है? क्या क्वेश्चन है? यार देखो कैसे क्वेश्चन अलग तरीके से आता है घुमा फिरा के। देखो वो ये बोलेगा कि यहाँ पर है एक जीन है जिसका नाम है ए, और यहाँ पर जो है गुणसूत्र बड़ा है। यहाँ पर जो है ये एक जीन है जिसका नाम है बी, ठीक है, और जो डिस्टेंस होता है वो किससे यूज होता है? मैप यूनिट से। किससे नापा जाता है? मैप यूनिट या सेंटीमॉर्गन से, ठीक है, सेंटीमॉर्गन, उससे नापा जाता है। सेंटीमॉर्गन, दो गुणसूत्र में दो जीन का जो बीच का डिस्टेंस होता है, गुणसूत्र में दो जीन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो मैप यूनिट या सेंटीमॉर्गन में नापा जाता है, मिलीमीटर सेंटीमीटर में नहीं नापा जाता, क्योंकि गुणसूत्र बहुत छोटा होता है और जीन भी बहुत छोटी होती है। तो उस केस में मान के चलो, अब ये गुणसूत्र है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो है, मान के चलो 7 मैप यूनिट। कितना डिस्टेंस है? 7 मैप यूनिट है। कितना डिस्टेंस है? अब यहाँ पर जो है कितना मैप यूनिट हो गया? 10 मैप यूनिट। कितना मैप यूनिट हो गया? 10 मैप यूनिट या 10 सेंटीमॉर्गन। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है, अब यहां पर अगर आप देखोगे 10%, ये 10 मैप यूनिट हो गया तो 10 सेंटीमॉर्गन हो गया। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसे आता है समझो। जितना मैप यूनिट डिस्टेंस होगा उतना परसेंट क्रॉसिंग ओवर होगा। उतना परसेंट क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा। समझ में आ गया? जैसे यहाँ पर मान के चलो कितना यहाँ यूनिट है? 7 मैप यूनिट है, तो कितना परसेंट क्रॉसिंग ओवर होगा? 7% क्रॉसिंग ओवर होगा। कितना परसेंट क्रॉसिंग ओवर होगा? और अगर तुम्हें निकालना है क्रॉसिंग ओवर होगा या फिर पुनर्योजन होगा, क्या होगा? 7% क्या होगा? पुनर्योजन, पुनर्योजन। समझ में आ गया? या फिर अगर मुझे निकालना है कितना परसेंट लिंकेज होगा, लिंकेज यानी संलग्नता होगी, तो आप 100 में से 7 को हटा दोगे तो कितना बचेगा? 93। तो 93% क्या हो जाएगी? सहलग्नता हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, 93% क्या हो जाएगी? सहलग्नता हो जाएगी। तो अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि ए, क्वेश्चंस आएंगे आपको, ए और सी के बीच में 73% सहलग्नता है। 73% क्या है? या 73% क्रॉसिंग ओवर है, यानी पुनर्योजन है, ये दिया हुआ है। और दूसरा बताया है कि दूसरा ये बताया है कि सी और बी के बीच में 27% क्या है? पुनर्योजन है।
तो कौन सा कहाँ गुणसूत्र मिलेगा ये आपको बताना है। तो अब इसका कैसे करोगे, ये क्वेश्चन आ गया, अब उसको सॉल्व कैसे करोगे। ए और सी के बीच में कितना है, 73% पुनर्योजन है। तो ठीक है, कैसे करोगे, पुनर्योजन 73% है यानी 73 मैप यूनिट है, 73 मैप यूनिट होगा डिस्टेंस, ठीक है। तो और 27% पुनर्योजन है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 27 मैप यूनिट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, 27 मैप यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ ए और बी के भी, ए देखो अब यहाँ पर गुणसूत्र बनाया मैंने, ए कैसा हो जाएगा, सबसे सिंपल वाला बताया, ए और सी के बीच में कितना है, ये 73 हो गया, ए और सी के बीच में कितना हो गया, 73 मैप यूनिट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद सी और डी, ये सी हो गया, अब सी और बी, सी और बी, अब बी, सी और बी, यहां पर भी बी बना सकते हो और यहां पर भी बी बना सकते हो, समझ रहे हो बात को। तो यहां पर भी बना सकते हो, तो आप किधर बनाओगे, ठीक है। बी तो कहीं आप इधर भी बना सकते हो, कितना है, 27% है, कितना परसेंट है, 27% दिया हुआ है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर एक और डाटा दिया रहेगा, ठीक है। ए से बी में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 100 मैप यूनिट या 100 पुनर्योजन हो जाएगा, 100% पुनर्योजन है, समझ रहे हो, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप जो है हल बना लोगे कि ए और बी बिल्कुल 100% दूर रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये क्या हो गया, बी, क्या हो गया, ये बी हो जाएगा ये। तो अब देखो ये क्या बन गया, सिस्टम क्या बन गया, ए सी बी। तो ए और सी के बीच में कितना, ए और बी के बीच में कितना है, 100%, और ये और सी और बी के बीच में कितना आ जाएगा, 100 - 73 कितना होगा, 27%। तो 27 मैप यूनिट, 73 मैप यूनिट इन दोनों के बीच में, फिर सी से बी में कितना 27, और ए और बी के बीच में कितना 100, समझ में आ गया ये। तो ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे करके क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, तो वो आपको करने होते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो कुछ यार देखो भाई, इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सबसे, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा दूर कौन सा है। इधर देखो भाई, सबसे ज्यादा दूर कौन सा है यहाँ पर, ये बताओ, सबसे ज्यादा दूर कौन सा है, ए और डी। तो मैं ए यहाँ बनाऊंगा और डी यहाँ पर बनाऊंगा, सबसे दूर, ठीक है। इनमें सबसे लंबा वाला 90% क्रॉसिंग ओवर है, क्रॉसिंग ओवर जरूर देखना, पुनर्योजन जरूर देखना, अगर संलग्नता हो तो 100 में से उसको माइनस कर देना, तब जाकर के क्रॉसिंग ओवर आएगी। क्रॉसिंग ओवर आया तो मैंने डायरेक्ट ले लिया 90%, क्या ले लिया, 90 मैप यूनिट ले लिया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। और अगर यहाँ पर वो बोलता 90% संलग्नता है, क्या है यहाँ पर, संलग्नता है ये बोलता, तो मुझे क्या करना पड़ता, तो मुझे क्या बनाना पड़ता, 100 में से 90 हटाना पड़ता, क्या आता 10, वो 10 मैप यूनिट लेना पड़ता मुझे, यहाँ पर डी लेना पड़ता 10। पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, संलग्नता लिखा हुआ है या पुनर्योजन लिखा हुआ है, पुनर्योजन लिखा हुआ है, क्रॉसिंग ओवर लिखा हुआ है सब में, तो मुझे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में। चलो अब देखो, इधर देखते जाओ भाई, अब ए और डी है, ये क्या है, ये ए और डी। अब ए और डी जो है, ठीक है, ए और डी कितना हो गया, 90%, कितना हो गया, यानी 90 मैप यूनिट हो गया। फिर उसके बाद, अब उसके बाद 90 से छोटा कौन सा है, बी डी, कौन सा होता है, बी डी। बी और डी के बीच में कितना है, 60%, कितना है, 60%। अब या तो देखो, या तो बी होगा इधर, यहां से 60 ले लो, ए से 60 ले लो, तो यहां पर हो जाएगा, ठीक है। एक सुनो सुनो, तो या फिर यहां से अभी कर रहे हैं अपन, इधर देखो, या तो डी से क्या कर लेंगे, बी ले लेंगे, तो वो इधर हो जाएगा, या तो बी। अब बात ये है, ठीक है, तो ये या तो ये होगा यहाँ पर, या फिर यहाँ होगा 60%।
दोनों में से एक जगह पर होगा, दोनों में से क्या होगा, एक जगह पर होगा। ठीक है, सुनो, तो यहां पर अगर अपन देखें तो अब C और B के बीच में डिस्टेंस, अब पहले C देखो, A और C के बीच में कितना डिस्टेंस है, 10%। ये तो भाई साफ साफ ही दिख रहा है, यहां तो होना नहीं है। तो ये जो है A और C के बीच में कितना डिस्टेंस है, 10%। कितना परसेंट है, 10%, यानी 10 मैप यूनिट है। अब ये 10 हो गया। और C और B के बीच में कितना है, 20। तो इसका मतलब ये यही होगा, 20 ये हो गया। सही है ये 20, कि यहां से यहां पर 20 जाएगा, तो यही 20 आएगा। तो अब देखो A और C के बीच में 10, फिर C और B के बीच में 20, और A और B के बीच में 30। A और B के बीच में कोई बात नहीं, तो वो आ जाएगा। ठीक है, और B और D के बीच में कितना हो रहा है, 30 तो ये हो गया, और 90 ये है, सॉरी 90 पूरा है, 90 पूरा है। तो यहां पर कितना आएगा, 90 पूरा, 30 ये हो गया, और फिर ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 60। तो यहाँ पर B और D के बीच में कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। B और D के बीच में कितना आ रहा है, 60। ये दिया हुआ है, इसका मतलब सही है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपका B नहीं रहेगा, यहाँ पर B काट देता हूं, क्या आएगा, ACBD। कैसी BD, ACBD। ठीक है, तो बात ध्यान रखना भाई, क्लियर है।